नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम जो 5 जुलाई 2023 को प्रथम शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है आज आपकी। तो इस शिफ्ट में पूछे गए जीके के 25 में से 20 सवाल हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखेंगे। तो ये सभी सवाल एग्जाम के बाद स्टूडेंट ने टेलीग्राम पर भेजे। आप भी अपने शिफ्ट में पूछे गए सवाल भेज सकते हो। इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। स्पेशल थैंक्स राहुल चौधरी, रामस्वरूप चौधरी, अमित गुप्ता, कल्पित और एक यूजर की टेलीग्राम आईडी ये थी। इन सभी स्टूडेंट ने ये सवाल भेजे, ऑथेंटिक सवाल है। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। तो देख लेते हैं एक एक करके प्रथम शिफ्ट में पूछे गए जीके के सवाल। सवाल नंबर 1, विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मैडम बीकाजी कामा है, वो जर्मनी में स्टटगार्ट में विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली प्रथम महिला थी। ये इन्होंने 1907 में ध्वज फहराया था, 22 अगस्त 1907 को। तो मैडम बीकाजी कामा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछ लें कि कहाँ पर विदेशी धरती पर ध्वज फहराया गया था पहली बार बीकाजी कामा के द्वारा, तो वो जर्मनी में फहराया गया था 1907 में 22 अगस्त को। और जो वर्तमान में फ्लैग है इंडिया का, वो किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? तो वो पिंगाली वेंकैया ने उसको डिजाइन किया है। भारतीय ध्वज जो शुरुआत में हुआ करता था, भारत का झंडा, वो लाल पीले हरे रंग की 36 पट्टियों पर बने झंडे को 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक, ग्रीन पार्क, कोलकाता में फहराया गया था। प्रथम भारतीय ध्वज है वो भारत में कोलकाता में 1906 में फहराया गया था 7 अगस्त को, वो भी कोलकाता ग्रीन पार्क में जो पारसी बागान चौक है वहाँ पर। और उस समय ध्वज लाल पीले हरे रंग की 36 पट्टियाँ हुआ करती थी। और भारतीय ध्वज का जो वर्तमान स्वरूप है वो 22 जुलाई 1947 को जो भारतीय संविधान सभा की बैठक है उसके द्वारा अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947। और राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई चौड़ाई के रेशियो है वो 3:2 है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, न्यू कैंडिडेट जो अभी तक मॉक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, तो एग्जाम में आपकी 50% तैयारी अधूरी रह जाती है। किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, एक बार मॉक पास ले लो। जो चाहे एग्जाम्स के आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना ही आपका और से सिलेक्शन है वो ईजी हो जाता है। प्रैक्टिस आप जैसे एक एग्ज़ाम होता है उससे पहले 100 एग्ज़ाम्स दे देते हो, और उसमें आपका जो एक्सपीरियंस काम आता है, टाइम मैनेजमेंट आप उसका उसमें बेहतर हो पाता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और उन मॉक टेस्ट का आप एनालिसिस करके अपने आप को स्मार्ट वर्क के तौर पर तैयारी के लिए तैयार कर सकते हो। तो टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए अभी ऑफर चल रहा है। टीटीजी के कूपन कोड यहाँ पर यूज़ करना, टेक्स्ट बुक पास प्रो, जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे और उन्हें आप अनलिमिटेड टाइम री अटेम्प्ट कर सकते हो पास प्रो में। और इस प्राइस में टीटीजी के कूपन कोड के साथ ये डील मिल जाएगी, 10% डिस्काउंट। और केवल पास लेना चाहते हो, पास में क्या होगा, प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट नहीं होंगे और उसे आप री अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो, बाकी उस पर आधारित मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे टेक्स्ट बुक पास में भी। इसमें भी इस कूपन कोड से आप ऑफर का लाभ उठा सकते हो टीटीजी के से। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिएगा। टेस्ट टू पास हैं, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट इसमें मिल जाते हैं। 700 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट हैं और ऑलरेडी लाखों यूजर्स यहाँ पर फायदा उठा रहे हैं। सेम इंटरफेस डैशबोर्ड पर आधारित यहाँ पर रहता है। फिलहाल अगला सवाल देखते हैं, अर्जुन MK1 क्या है? अर्जुन MK1 एक टैंक है और ये अर्जुन MK1 टैंक है। शुरुआत इसकी 2004 में हुई है अर्जुन टैंक की। निवास करने घूमने फिरने की आज़ादी किस आर्टिकल में वर्णित है? तो आर्टिकल 19 का सवाल पूछा है। आर्टिकल 19 में भी विभिन्न क्लॉज हैं, तो उन क्लॉज को याद रखना, ट्रिक के माध्यम से बता देता हूँ एक बार फिर। देखिए आर्टिकल 19 में जो अभिव्यक्ति की आज़ादी आपको मिलती है उसके अंतर्गत आपको ट्रिक के रूप में क्लोज 19A, 19B, C, D, E और G को कैसे याद रखेंगे? ट्रिक है, बोस संग आया गया और बस व्यापार किया। अब बोस का मतलब है बो यानी बोलने की आज़ादी, आर्टिकल 19A में बोलने की आज़ादी। उसके बाद संग यानी स, बोस स यानी सभा की आज़ादी, आर्टिकल 19B में सभा की आज़ादी। आर्टिकल 19C में संघ बनाने की आज़ादी, बोस संघ आया गया है ना, तो संघ। और फिर आया गया, आने जाने की आज़ादी आपको 19D में मिल जाएगी डॉन के रूप में। 19E में बस यानी बसने की आज़ादी, ई में बसने की, व्यापार करने की जी में है। एफ यहाँ पर फेल कर दिया गया, पहले एफ हुआ करता था जिसमें संपत्ति के अधिकार का वर्णन था, जो कि अभी 44वें संविधान संशोधन 1978 के जरिए से हटाकर आर्टिकल 300A में रखा गया है। अब आप देखेंगे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14 से 18 तक आपको समता और समानता का अधिकार मिलेगा। स्वतंत्रता का आर्टिकल 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 है। धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार आपको आर्टिकल 29-30 से मिल जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में मिल जाएगा। तो और अगला सवाल देखते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था कौन सी है? तो वो है दोस्तों थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था है। रूस निवासी महिला मैडम हेलिना
ब्लावाट्स्की और अमेरिकी निवासी कर्नल हेनरी स्टील आलकाट ने 1875 में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, जो अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था थियोसोफिकल है। इसकी स्थापना 1875 में की गई थी और ये स्थापना मैडम हेलिना ब्लावाट्स्की और कर्नल हेनरी स्टील आलकाट के द्वारा की गई है। और इस सोसाइटी का प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क से मुंबई में लाया गया था 1879 में, और 1886 में इसका प्रधान कार्यालय चेन्नई में अंतिम रूप से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट वाले, महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन कौन सा था? तो गांधी जी का पहला आंदोलन, पहला सत्याग्रह चंपारण था, और वो था 1917 में। बिहार का जो जिला चंपारण है वहाँ पर महात्मा गांधी जी ने पहला किसान आंदोलन शुरू किया। और ये जो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ है, ये किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती कराने के विरोध में बिहार के चंपारण जिले में किया गया था। ब्रिटिश के द्वारा जो नील की खेती ज़बरदस्ती किसानों से की जा रही थी, उसके विरोध में। सवाल पूछा हुआ था आपकी ग्रुप डी 2018 में, महात्मा गांधी को चंपारण आंदोलन के लिए किसने इन्वाइट किया था? राजकुमार शुक्ला ने इन्वाइट किया था गांधी जी को चंपारण आंदोलन के लिए। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया ये पहला सत्याग्रह था। उसके बाद गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह किया, फिर अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन किया। तो खेड़ा सत्याग्रह कब किया गया गांधी जी के द्वारा? तो ये 22 मार्च से 5 जून 1918 में गांधी जी के नेतृत्व में ये जो खेड़ा सत्याग्रह है, इसे प्रथम असहयोग आंदोलन कहा जाता है। सवाल ऑलरेडी पूछा हुआ टीसीएस के द्वारा, प्रथम असहयोग आंदोलन, ये अभी मार्च में ही शायद आया था आपके एमटीएस में। प्रथम असहयोग आंदोलन है, खेड़ा सत्याग्रह को कहा जाता है। और ये गुजरात के खेड़ा जिलों में किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध था। चंपारण सत्याग्रह के बाद ये सेकेंड सत्याग्रह आंदोलन था। और अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन कब हुआ? ये भी 1918 में, 15 मार्च 1918 में गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हुआ है। खिलाफत आंदोलन, उसके बाद गांधी जी के द्वारा मार्च 1919 में मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन हुआ। और ये जो शुरुआत मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने की थी खिलाफत आंदोलन की मार्च 1919 में, गांधी जी ने इसका समर्थन किया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक साबरमती आश्रम से दांडी तक लगभग 240 माइल की लंबी पदयात्रा की गई और दांडी मार्च के नाम से इसे जाना जाता है। अगस्त 1942 में संपूर्ण भारत में गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई। ये सभी गांधी जी के आंदोलन की बात कर रहा हूँ। असहयोग आंदोलन की बात करें, इंपॉर्टेंट है, गांधी जी के नेतृत्व में आयोजित किया गया पहला जन आंदोलन, आपको पूछ ले, गांधी जी के नेतृत्व में आयोजित पहला जन आंदोलन वो असहयोग आंदोलन ही है, जो कि 4 सितंबर 1920 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ 4 सितंबर 1920 को। और इसको असहयोग आंदोलन का प्रमुख जो उस समय तत्कालीन कारण था वो 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग नरसंहार है, उसके विरुद्ध में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। और असहयोग आंदोलन है चोरी चौरा कांड के कारण 4 फरवरी 1922 को जो कांड हुआ था गोरखपुर में, इसके चलते हिंसा हो गई थी। और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस लेने का फैसला किया। पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से संबंधित हैं। प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों के डांसर की बात करें, पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम। इसी प्रकार अन्य जैसे रुक्मणी देवी अरुंदले, ये भी भरतनाट्यम। पंडित बिरजू महाराज कथक, उदित शंकर फ्यूजन, कैलूचरण मोहपात्रा वेरी इंपॉर्टेंट है ओडिसी, गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी, गुरु वेम्पति चिना सत्यम ये कुचिपुड़ी। ये सभी आपको याद रखना है क्योंकि आपके सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल में भी पूछे हुए हैं। सोनल मान सिंह भरतनाट्यम और ओडिसी, पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम, शोभना नारायण कथक, श्रीमंता शंकरदेव इंपॉर्टेंट है क्षत्रिय, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम कथकली, और कलामंडलम कलानीकुट्टी अम्मा मोहिनीअट्टम, यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से, वी सत्यनारायण शर्मा कुचिपुड़ी से, तंजोर बाल सरस्वती हैं ये भरतनाट्यम की, कुमारी कमला कथक की, अलारमेल वेली भरतनाट्यम की। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है, भावगीत लोक संगीत किस राज्य से संबंधित है? भावगीत जो लोक संगीत है वो कर्नाटक से संबंधित है। भावगीत लोक संगीत है कर्नाटक से संबंधित। और जैसे अन्य आपको पूछ ले, भवैया है, भवैया पश्चिम बंगाल का, ठीक है, भावगीत कर्नाटक, भवैया है वो पश्चिम बंगाल, मांड है वो राजस्थान का, माला जमदिका मदिका दप्पू आंध्र प्रदेश का, बिहू गीत असम का है, गोलपरिया कामरूप टोकरी गीत भी असम का, पंडवानी छत्तीसगढ़ का, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का विशेष रूप से, इसके अलावा राजस्थान मध्य प्रदेश का भी। और भटियाली इंपॉर्टेंट है, पश्चिम बंगाल का है, भटियाली बहुला, दोहा और गरबा, दोहा का ऑलरेडी पूछा हुआ गुजरात का है, अभंग गोंधार पौडा लावणी महाराष्ट्र का, संबलपुरी ओडिसी उड़ीसा का, मैया पंजाब का है। अब आप कमेंट सेक्शन बताना
भावगीत का पूछा है या फिर जो सुआ गीत का पूछा है, क्योंकि सुआ गीत का एक स्टूडेंट ने भेजा कि कौन सा वाद्य यंत्र इसमें बजाया जाता है। सुआ गीत की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ का गीत है जो शिव पार्वती के बीच विवाह के जश्न मनाने के लिए किया जाता है। सुआ का तात्पर्य होता है तोता, तो इसमें मिट्टी का सुआ तोता बनाकर ये गीत गाया जाता है छत्तीसगढ़ राज्य का। छत्तीसगढ़ राज्य में एक गीत है भरथरी लोकगीत, ये सारंगी और एकतारा का प्रयोग इसमें किया जाता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर बिलासपुर में है। वर्तमान में भारतीय रेलवे में कुल 19 जोन है। मेट्रो रेलवे कोलकाता सहित यहाँ पर 19 जोन और 17 मंडल है। तो उन 19 जोन का हेडक्वार्टर देख सकते हो। सेंट्रल रेलवे का मुंबई, ठीक है, सेंट्रल का मुंबई, कोंकण का नवी मुंबई, नॉर्थन का दिल्ली, नॉर्थ सेंट्रल का है प्रयागराज, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न का गोरखपुर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ये है मालगांव, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर है, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर, साउथर्न रेलवे चेन्नई सेंट्रल, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जंक्शन, साउथ कोस्ट रेलवे विशाखापट्टनम, साउथ ईस्टर्न रेलवे ये हैं कोलकाता, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर, साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली, वेस्टर्न रेलवे मुंबई, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर, मेट्रो रेलवे कोलकाता में है। ये सभी हेडक्वार्टर ध्यान रखना। मुगल शासक के किस मनसबदार ने 1592 में उड़ीसा में कब्जा किया था? मुगल शासक के मनसबदार ने 1592 में ओडिशा में जो कब्जा किया था वो अकबर के अधीन बंगाल के मुगल गवर्नर राजा मान सिंह ने उड़ीसा पर विजय प्राप्त की, जो उस समय अफगान प्रमुखों के नियंत्रण में था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1592 में राजा मान सिंह, जो अकबर का एक तरीके से सेनापति, बंगाल के मुगल गवर्नर राजा मान सिंह ने उड़ीसा पर विजय प्राप्त की और उस समय अफगानों के कब्जे से इसको छुड़ाया। 17वीं और 18वीं शताब्दी में भारत में किसने भू राजस्व का 25% कर लगाया था? यानी जो चौथ कर है, एक चौथाई, चौथ यानी 1/4 यानी 25% जो टैक्स लगाया गया था 17वीं और 18वीं शताब्दी में, वो मराठाओं के द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट सवाल है, शरीर को विकास, ऊर्जा, मरम्मत और रख रखाव के लिए आवश्यक पदार्थ क्या है? शरीर को ऊर्जा भी चाहिए, विकास, मरम्मत, रख रखाव, इसके लिए पोषक तत्व है वो काफ़ी आवश्यक है। और शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए, रिपेयरिंग के लिए प्रोटीन बहुत आवश्यक है। रिपेयरिंग, मरम्मत के लिए प्रोटीन आवश्यक है। केसरिया स्तूप कहाँ पर है? केसरिया स्तूप है बिहार के चंपारण जिले में। ये केसरिया नामक स्थान पर अशोक के द्वारा निर्मित स्तूप है। माना जाता है ये विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है, 32 मीटर हाइट पर है। और भगवान बुद्ध जब महापरिनिर्वाण ग्रहण करने कुशीनगर जा रहे थे तो वो एक दिन के लिए केसरिया में ठहरे और वहां पर बन गया केसरिया स्तूप अशोक के द्वारा बिहार के चंपारण में। लूनी भारत की किस हिस्से की नदी है? लूनी की बात करें, सभी को पता राजस्थान में बहती है, अजमेर के नागपाड़ से निकलती है, अरावली से, और उसके बाद ये दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, वहाँ पर नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर क्षेत्र को कवर करते हुए 320 किलोमीटर एरिया कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। 2022 में IISc बेंगलुरु ने कौन सा सुपर कंप्यूटर बनाया था? तो भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने फरवरी 2022 में भारत में सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से एक है परम परवेगा को स्थापित किया। परम परवेगा सुपर कंप्यूटिंग क्षमता इसकी 3.3 पेटाफ्लॉप्स है और किसी भारतीय शैक्षणिक संस्थान का ये सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। और बाकी यहाँ पर करंट अफेयर्स का एक लेटेस्ट सवाल बनता है सुपर कंप्यूटर का। मई 2023 में सीडेक पुणे में स्थापित कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI बेस्ड सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है एरावत है, ये एरावत AI बेस्ड सुपर कंप्यूटर की रैंक में विश्व में ये 75वां स्थान मिला है, ये सबसे तेज एक तरीके से। नेक्स्ट सवाल है, रंगदम मोनेस्ट्री, रंगदम जो मठ है, ठीक है, आपको पूछा है रंगदम मठ ये किस केंद्र शासित प्रदेश में? लद्दाख में है। हिमिसफी है, टिक्शी, स्पितुक और तकठोक, ये मठ सभी लद्दाख में बहुत सारे मठ हैं। एक सवाल है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2021 में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो 6 राज्य शामिल है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान में। 6 राज्य में कौन सा? बिहार, 6 में बिहार है, 6 में उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, झारखंड और उड़ीसा भी है। तो ये 6 राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा। और ये 6 राज्य 116 जिलों में 125 दिन तक का गरीब कल्याण रोजगार अभियान था जो मोदी जी ने 20 जून को इसको लॉन्च किया था। अब एक चोल वंश से मिलान संबंधित प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, तो ये प्रथम पारी में पूछे गए जीके के सवाल है। इसके अतिरिक्त जो सवाल आपको याद है प्रथम शिफ्ट के कमेंट सेक्शन में बताना, ऑल शिफ्ट में कवर कर दूंगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू कैंडिडेट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। और जो आप टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट लेना चाहते हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, तो TTJK कूपन कोड वहाँ पर यूज करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हो। धन्यवाद।